नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव चल रहे हैं दो राज्यों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से भारतीय जनता पार्टी पहली बार या कांग्रेस या अन्य दल आमने सामने है। और बड़ी एक जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति है वो सब किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो। और जो दांव पेच शह मात का खेल अब जारी है इन राज्यों में। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए, उसके जो बड़े लीडरान हैं मैदान में है, उतरना भी चाहिए। जब चुनाव होता है तो उसकी जीत के लिए क्या कुछ एक सामनाम दंडभेद के साथ साथ जो चाल दर चाल होती है वो चलना चाहिए। राजनीतिक चालें जो होती हैं उसमें एक चीज जरूर खल रही है, कहीं ना कहीं निकल के भी आ रहा है कि प्रियंका गांधी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनकी सक्रियता थी और जो नतीजा है उसमें माना गया था कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जिस तरीके से वो प्रस्तुत हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से वो काउंटर करती थी, उनके द्वारा चलाए गए तीरों को जैसे बोथरा किया करती थी, तो उसकी कमी कहीं खलती हुई दिख रही है। निकल कर आ रहा है कि वो कब ये जो चुनावी दंगल है उतरेंगी, कब वो जो ये पटकनी देने का जो उनका अंदाज है वो सामने आएगा। हालांकि वो अभी जो एक्स है, ट्विटर, एक दौर चल रहा है सारा का सारा। तो हम आज जो ये पूरा चुनावों से जुड़ा ही चर्चा हम करेंगे और मैं अपने पैनलिस्ट को जोड़ूंगा। पैनलिस्ट हमसे जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारा जो पैनल है वो जोड़े हमारे पैनलिस्ट को। जुड़ गए हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार साहब हैं, हमारे साथ हैं प्रदीप श्रीवास्तव साहब, सुशील दुबे जी, रविंद्र सिंह चौरान जी और धनंजय कुमार साहब। आप इन सबको सुनते हैं, बेबाक, शानदार, जबरदस्त बोलते हैं, दीर्घ अनुभव है आपके। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जो मैंने अपनी बात रखी इस पे अगर हम ना चर्चा करें तो बेहतर होगा। हम चाहूंगा कि ना करा जाए, क्योंकि इस पे निश्चित तौर पर जो मैंने कहा कि स्थितियां साफ होंगी और जो इस पे कोशिश है कि एक अच्छी डिबेट भी इस पे तगड़ी हो जाए, जिससे कि हमारे दर्शक वर्ग, प्रबुद्ध जो हमारे पैनलिस्ट हैं या हमारे लोग हैं, पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, कभी मैं इतने दिनों से डिबेट कर रहा हूं तो मैं स्पष्ट जरूर करूंगा कि इतनी डिबेट्स में कभी किसी भी साथी ये जो जितने हैं आते रहे, कभी हमने रोकने की कोशिश किसी से नहीं की। बेबाक और बेलोस जो बात करते रहे, कभी किसी को, और मैंने भी नहीं पाया एक साल में। तो इसलिए मैंने अपनी व्यक्तिगत स्थिति को साफ किया है जो मैं पाया हूं, और पीछे की जो चीजें हैं वो आएंगी तो मैं इस पे जरूर पुनः आग्रह करूं कि हम इस पे चर्चा ना करें। हम चलेंगे जो हमारा मूल विषय है, जो इलेक्शन का मसला है। तो सबसे पहले मैं अश्विनी कुमार साहब के जी के पास जाना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर की 90 में से 24 सीटों पर वोट डल चुके हैं और तो निकल कर यही आया है कि वहां हालात बहुत ठीक नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब अगले दौर की जो वोटिंग बची है उसके लिए ताकत लगाना, मैंने कहा कि लाजमी है, लगाना भी चाहिए। पूरी ताकत झोंकी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी वहां थे, आज केंद्रीय गृह मंत्री जी पहुंचे हुए हैं, और जो उनकी शैली होती है वो पाकिस्तान भी गया, तमाम आ गया। और इन सब के बीच में कहीं प्रियंका गांधी की कमी जो थोड़ी सी कहीं खल रही है, खेमे को, कांग्रेस खेमे को, या जो इंडिया ब्लॉक के धड़े हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कहीं ना कहीं ऊर्जा तो मिलती है आपस में। तो इन सब पर पहली टिप्पणी सर अश्विन सर आपकी, कि क्या कुछ अब जो हो रहा है वहां कश्मीर में, उस पर थोड़ी सी अगले चरणों के लिए जो ये बीजेपी की कहीं घबराहट है या किस तरह की रणनीति क्या आप देख या पा रहे हैं, उस पर आपकी टिप्पणी, और प्रियंका गांधी के आने से और क्या कुछ एड ऑन होगा उस पर आपकी टिप्पणी। शुरुआत। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए जी। संजीव जी, आपने सही बोला कि जिस तरह से बीजेपी ने अपना प्रचार शुरू किया हुआ है, चुनाव प्रचार, और पूरे जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर उन्होंने किया था, और उसमें से 24 सीटों पर चुनाव जो पोलिंग हो चुकी है। बाकी के जो जितनी भी सीट्स हैं, और फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये होती है कि जो जीतने वाली सीटें हैं, जहां पर उनको लगता है कि 19-20 का फर्क पड़ेगा और कहीं जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, वहां पर वो पर्टिकुलरली जाते हैं। जिस तरह से छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो गए हैं, डोडा में गए हैं, वादी कश्मीर में भी गए हैं, वो जनरल एक वहां पर कश्मीर में गए हैं। और सबसे ज्यादा जो है उनको अभी इस वक्त परेशानी लग रही है कि वैष्णो देवी कटरा में जो है, माता वैष्णो देवी जो सीट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि वो सीट जीती जाए। हालांकि उनके जीतने के काफी अच्छे चांसेस थे, बट अभी अटकी हुई है, क्योंकि उनको डर है कि अयोध्या के बाद कहीं
माता वैष्णो देवी सीट कहीं हार ना जाए, क्योंकि ये नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है और छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 40-50 हजार वोट हैं और इसमें डिफरेंट लोग हैं, इसमें राजपूत भी है, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, और जिसको भी 15-20 हजार वोट डलेंगे वो जीत जाएगा। तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जितने भी बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पर जा रहे हैं, और कांग्रेस जो है अभी अपना जो है टेम्पो जो है वो नहीं बढ़ा पा रही है। और कांग्रेस का मतलब मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहा जा सकता है, क्योंकि वही मार्केट में यहाँ बिकता है और लोग उसके काफी फैन भी है, पर्टिकुलरली यूथ जो है काफी है। हालांकि राहुल गांधी ने एक चक्कर लगा दिया है वहां पर और काफी लोगों को एनकरेज किया है, कश्मीर में गए हैं, जम्मू में गए हैं। अभी लोग जो इंतजार में है कि प्रियंका गांधी कब आती है, और प्रियंका गांधी जो टच देती है वो मैं आपको बता दूं कि 90s के वक्त जब मिलिटेंसी थी और सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, तो एक दो जगह जो है काफी मास किलिंग हुई थी, पर्टिकुलरली रजौरी इलाके में। और मैं देखा, हम कवर करने गए थे उसको, और प्रियंका गांधी काफी छोटी सी थी और उसने उसी टच से, जिस तरह से इंदिरा गांधी टच देती थी, पब्लिक टच देती थी, वहां पर एक फैमिली जहां उनकी डेथ हुई थी, उनके बच्चे को हाथ पे गोद में उठा के और उसको प्यार किया, वो किया, और लोग बड़े इम्प्रेस हुए। इस तरह के वो जो एक्शन करती है वो बिल्कुल जो है इंदिरा गांधी जैसा उसका बिहेवियर होता है, और लोगों में मिल के जाती है और फीमेल को काफी अट्रैक्ट करती है, मेल को काफी अट्रैक्ट करती है, और उनकी जो स्पीच है वो बिल्कुल इंदिरा गांधी जैसे मानी जाती है। जैसे अभी राहुल गांधी ने बोला कि मेरा यहाँ पर फैमिली रिलेशन है, और ये तो ये बोलती है, इंदिरा गांधी जब यहाँ आती थी वो बोलती थी कि ये मेरा मायके है। मैंने आपने आप उनको सुना हुआ है कि जब भी वो कश्मीर में आती थी, जम्मू में आती थी, वो कहती मैं नई नहीं यहाँ की हूँ, मेरे मायके यहाँ पर है, ससुराल मेरे बाकी वहां पर है, ये मेरा मायके है क्योंकि मेरा बाप यहाँ का है। जाहिर है कि जब आप इस तरह की चीजें बोलोगे और लोगों को थोड़ा सा आता है कि ये यहाँ की लड़की है, इसके दादी यहाँ की थी, इसका परदादा यहाँ का था, तो उस हिसाब से जो है प्रियंका गांधी की काफी डिमांड है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को जल्द से जल्द यहाँ पर प्रियंका गांधी को लाना चाहिए। उससे ये होगा कि उनका वोट परसेंटेज जो है एकदम टिल्ट कर जाएगा, एकदम 5-10% जो है टिल्ट कर जाएगा, क्योंकि अभी तक इनके जो जितने भी लीडर आए हैं और जितना भी इनका कैंपेन चल रहा है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे उनकी डिबेट्स हो, वो काफी लो लेवल पर चल रही है इन कंपैरिजन टू बीजेपी। उसी हिसाब से अगर देखा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास फारूक अब्दुल्ला काफी फेमस है पब्लिक में, चाहे वो जम्मू में है चाहे कश्मीर में है। फारूक अब्दुल्ला आज भी जम्मू में काफी पॉपुलर है। इसी तरह प्रियंका गांधी कश्मीर में या जम्मू में जब आएगी, अगर वो जो कश्मीर में जाती है तो वहां भी उसके काफी लोग फैन होंगे, और जो वोट अगर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को जाएगा, शायद वो टर्न करके कांग्रेस को चले जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का वोट जो है काफी साइलेंट वोटर कश्मीर में अभी भी है। मुझे लगता है कि 5-6 सीटों पर उनका काफी अच्छा एज है कांग्रेस का वादी कश्मीर में, बट जम्मू में कांग्रेस में मैक्सिमम सीटें नहीं है, और बीजेपी का जो बेस है वो जम्मू पर है, और उन्होंने मैक्सिमम फोकस जो है जम्मू पर किया हुआ है कि लार्जेस्ट पार्टी कौन आती है, जम्मू में बीजेपी आती है कि कांग्रेस आती है। तो अभी इस पर जो पूरा कंपटीशन लगा हुआ, और बीजेपी जो है पूरी तरह से जितने भी सीनियर लीडर्स है सबको यहाँ पर जो भेज रही है कंपेन के लिए, उसके कंपैरिजन से कांग्रेस के पास इतने अच्छे कंपेनर नहीं आ रहे हैं जो कि पब्लिक को काफी अट्रैक्ट करे। तो अगर तो प्रियंका गांधी जल्द से जल्द यहाँ आ जाती है तो कांग्रेस को काफी एज मिलेगा और सीट्स में है काफी वो गेन करेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके वो परेशान हो जाएगी, और जो अगर उनकी ज्यादा सीटें आती है, अगर वो डायरेक्ट लड़ते
तो अलायंस करके उनको कम आ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस के कंपेनिंग में नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से इनका अलायंस हुआ था, जैसे लोकसभा में जब इनका अलायंस हुआ था तो फारूक अब्दुल्ला इनकी कंपेन में आए थे। अभी तक ना तो उमर अब्दुल्ला आए हैं कांग्रेस के साथ, ना तो फारूक अब्दुल्ला आए हैं। एक्सेप्ट जब राहुल गांधी कश्मीर में गए थे तब फारूक अब्दुल्ला वहां गए थे, बाकी उन्होंने वहां पर स्पीच नहीं दी थी। तो इस तरह के जो समीकरण है वो बदल जाएंगे, और प्रियंका गांधी के आने के बाद यहाँ पर जो है कांग्रेस को काफी फायदा मिल सकता है। और लार्जेस्ट पार्टी जो है, अगर एनसी आती है, सेकंड नंबर पर बीजेपी आती है, या बीजेपी नंबर 1 पर आती है, तो कांग्रेस नंबर 3 पर आएगी। अगर नहीं तो कांग्रेस नीचे भी जा सकती है, क्योंकि पीडीपी को साउथ कश्मीर में इस दफा काफी वोट मिला है और वो काफी खुश है लोगों की, उनकी काफी 5-6 सीटें वहां से निकल जाएंगी। तो अगर वहां से वो निकलती है, बाकी अभी काफी वोट है उनके पास, तो वो पीडीपी, तभी तो पीडीपी कह रही है कि किंग मेकर वही होंगे आने वाले दिनों में। किंग मेकर जो है पीडीपी होगी। तो कुछ ना कुछ चल रहा है जो बैक साइड में चल रहा है, वो चाहे बीजेपी और पीडीपी के साथ चल रहा है, या जमाती इस्लामी और इंजीनियर रशीद के साथ हो सकता है। तो ये जो जितनी भी सीटें आएगी, तो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी। और कांग्रेस अगर इस वक्त कैंपेन तेज नहीं करती है तो कांग्रेस को उसमें काफी नुकसान होगा। जी संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को नुकसान होगा। जितनी जल्दी वो उतरे तो बेहतर होगा। कश्मीर को लेकर आज की बात है। मैं बाकी पैनलिस्ट के मैं हरियाणा जाना चाहूंगा, मैं रवीन जी के पास में। रवीन जी, वहां तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस का जबरदस्त ढंग से एक अपर हैंड है, और जो खबरें या जो आकलन निकल के आते हैं कि उसमें तो निश्चित तौर पर एक जबरदस्त जीत की और कांग्रेस अग्रसर है, ये बार बार निकल कर आ रहा है। आप वहां ग्राउंड पर हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। पूर्व में आपने चीजों को बताया भी है अलग अलग डिबेट्स में हमारे। लेकिन प्रियंका गांधी के चुनावी रण में उतरने से हमने ये पाया कि जो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से उस तरीके से वो सक्रियता नहीं दिखी है, बहुत कम। और अभी तो केवल ट्विटर वार या जो एक्स सब वार है उस पर वही बड़े थोड़े थोड़े हैं। आज फिर उनका एक आया है जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो खत था उसको लेकर उन्होंने एक किया है एक्स। इसके पहले वो राहुल गांधी को लेकर पहले भी एक्स कर चुकी हैं। तो यदि ये सीन कितना बदलेगा उनके सीधे मैदान में उतरने से, क्योंकि जो उनका पिछला 2024 का मैंने बात किया, वहां जो काउंटर करती थी, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो या और भी तमाम बहुत सारे मौकों पर उन्होंने बहुत माकूल सा जवाब दिया था। मोदी की जो शैली है उसकी, उनका जो अंदाज है उसको। तो क्या आप एड ऑन होगा आपकी टिप्पणी? जी नमस्कार सबको। देखिए, बड़ा सही बात आप पूछ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो बड़े नेता हैं, उनमें से अभी तक किसी की रैली हरियाणा में हुई नहीं। अभी तक बीजेपी के तो बड़े नेताओं की रैलियां हुई हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक नहीं आया। मोमेंटम कांग्रेस के पक्ष में है, माहौल बहुत अच्छा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई नेता यहाँ पर पहुंचा नहीं है। और खास बात यह है कि केवल कैंपेनिंग के लिहाज से प्रियंका गांधी का आना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है वो है धड़ेबंदी। वो धड़ेबंदी अब दोबारा से दिखने लग गई हरियाणा में। पिछले एक सप्ताह से कुमारी शैलजा दिखाई नहीं दे रही प्रचार में। जब से टिकटों का बंटवारा हुआ है तो 2 सीटें ऐसी थी जो आखिरी दिन आई थी, और वो दोनों सीटें कुमारी शैलजा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सीटें थी, और वो दोनों ही सीटें उनको नहीं दी गई। वो किसी और, मतलब भूपेंद्र हुड्डा के ग्रुप को दोनों सीटें दे दी गई। उसके बाद से लेके आज तक हम लोग बात कर रहे हैं, वो प्रचार में दिखी नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला है जिसको मुझे लगता है सेंट्रल लीडरशिप के बिना वो सुलझेगा नहीं। और अब ये चर्चा शुरू हो गई है, कुमारी शैलजा क्योंकि दलित नेता हैं, जाहिर है बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को लेके इसीलिए हरियाणा में आया गया था कि वो दलित वोट में कुछ सेंधमारी कर पाएं। और अब शैलजा अगर गुस्सा है या नाराज हैं पार्टी से, तो वो तो स्टेट लीडरशिप से ही नाराज हैं, सेंट्रल लीडरशिप से तो नाराज नहीं है। तो सेंट्रल लीडरशिप का आना, खासतौर पर प्रियंका और राहुल गांधी का, तभी मामला कहीं ना कहीं जनता के सामने एक संदेश दे पाएंगे वो लोग, जब भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा एक मंच से दिखाई देंगे। और ये आज एक टॉकिंग पॉइंट हरियाणा में धीरे धीरे बन रहा है, जिसको जाहिर है बीजेपी बहुत हवा दे रही है। बहुत माकूल माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज
में से सबसे मजबूत आज की तारीख में कांग्रेस है। बीजेपी के पास कोई बहुत ज्यादा दिखाने के लिए नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल का लंबा अहंकारी यहाँ पर शासन उन्होंने किया। प्रधानमंत्री की रैली हुई तो बहुत खराब उसमें स्ट्रेंथ रही, बहुत कम लोग आए, जितनी प्रधानमंत्री की रैलियों में आमतौर पर उम्मीद की नहीं जाती है। 8-10 हजार लोग भी उसमें नहीं रहे होंगे, सबको मिला के सुरक्षा कर्मियों समेत। तो उसके बाद से लगातार हतोत्साहित है बीजेपी पहले से ही। उस पर भी जब इनके प्रत्याशी बीजेपी के जाते हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए, तो हर जगह से ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जब उनको पकड़ पकड़ के उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि पिछले 10 साल में इस इलाके में विकास क्यों नहीं हुआ, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। वो सारे वीडियोज आपके भी जरूर नजर के सामने से गुजरे होंगे। तो इस तरह का माहौल है। बाइपोलर इलेक्शन है। सबसे खास बात, कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा ये है, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि इस इलेक्शन को किसी तरीके से भी अगर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनाया जाए, एक आध पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की जाए या फिर कोई निर्दलीय कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाए, वो पूरी कोशिश कर रही है और इस कोशिश में बीजेपी कहीं कहीं कामयाब होती दिख रही है। कम से कम 15 से 20 सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने इन्हीं स्ट्रेटेजीज के चलते ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट क्रिएट कर दिया है, जिसमें अपने कमजोर खुद की टिकट किसी कमजोर व्यक्ति को दिया जिसकी जीतने की संभावना कम है, और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो पार्टी का था या पार्टी के विचार का था उसको इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया, जिससे कि वो कांग्रेस पार्टी के कुछ वोट काट सके और विपक्ष के वोट में सेंध लगा पाए। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस बीजेपी जो है वो आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस अभी तक देखिए उतनी एग्रेशन नहीं है, जनता इस बार ज्यादा एग्रेसिव है। कांग्रेस हमेशा की तरह है, बिल्कुल सुप्त अवस्था में दिख रही है, कांग्रेस एग्रेसिव नहीं दिखाई दे रही। जब तक आपने सही सवाल उठाया है कि जब तक प्रियंका गांधी या राहुल गांधी नहीं आते हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी के लिए उस मोमेंटम को गेन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि उसकी शुरुआत आज हो गई है। राहुल गांधी आज हरियाणा में आए और एक उस व्यक्ति से मिलने के लिए, करनाल में एक गांव है घोगड़िया, उस गांव में चले गए। और वो गए क्योंकि वहां एक डंकी के रास्ते एक लड़का जो है वो गया था अमेरिका में, और उनसे वो हॉस्पिटल में मिले थे। वो खबर आपने जरूर पढ़ी होगी। तो वो खबर के बाद हरियाणा में मोमेंटम बना बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह का एक ह्यूमन एंगल के साथ वो काम करते हैं कि अगर किसी से मिले हैं तो उस परिवार की सुध लेने के लिए वो गए, तो जाहिर है पूरे हरियाणा में इस बात पर चर्चा हो रही है। लेकिन जरूरत इस वक्त ये है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी ये बड़े नेता आए और तमाम बड़े नेताओं को, जो हरियाणा लेवल के हैं, प्रदेश के नेता हैं, उनको एक मंच से भाषण दिलाया जाए और एक दूसरे की तारीफ की जाए। अब बीजेपी के नेता जो हैं या बीजेपी की जो आईटी सेल है वो इस तरह की पिक्चर्स लगाने लगी है जिसमें हुड्डा के फोटोज में शैलजा गायब है, उनके पोस्टर से, शैलजा के पोस्टर से हुड्डा गायब हैं, और इससे एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश, देखिए इसमें तो प्रोपेगेंडा में तो माहिर है बीजेपी, वो कोशिश की जा रही है। उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जातिवाद तो सबकॉन्शियस माइंड में लोगों के हमेशा रहता ही है, और उसको हवा देने की बीजेपी के पास बहुत स्किल है। उस स्किल को बीजेपी यूज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर मोमेंटम गेन करती है कांग्रेस पार्टी तो शायद वो उस पर हावी ना हो, क्योंकि लोग एंटी इनकम्बेंसी को ही आज बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। जातिवाद हरियाणा में आज मुद्दा नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। कांग्रेस विपक्ष के तौर पर कोई बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर पाई ऐसा नहीं है, लेकिन आज विकल्पहीनता की स्थिति हरियाणा में है। तीसरा फ्रंट कोई नहीं बचा। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के जो मतदाता थे उनके पास केवल कांग्रेस एक पार्टी है जो उनको लगता है कि एक पूरे प्रदेश के स्तर पर एक विकल्प के तौर पर मौजूद है, और इस पार्टी को वोट दे दें तो कम से कम ये कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ समझौता तो नहीं करेगी और उनके खिलाफ खड़ी रहेगी। और लोगों को बीजेपी से ही दिक्कत है। जो मैनिफेस्टोज भी आए हैं, अब लोग तो ये कहते हैं कि कांग्रेस को तो मैनिफेस्टो लेके आने की जरूरत थी नहीं, हम लोग तो बिना मैनिफेस्टो के भी लोगों को वोट डाल रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक बयान किसी व्यक्ति का, हालांकि वो न कांग्रेस का लीडर था, न कोई का पदाधिकारी था, न कोई कार्यकर्ता था, यहाँ तक केवल समर्थक था, लेकिन उसका एक बड़ा ही अभद्र बयान शैलजा के बारे में आया, और उस टिप्पणी का हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने उसका जवाब दिया, लेकिन वो एक रिस्पॉन्स जो था वो थोड़ा डिलेड था। अगर वो समयबद्ध तरीके से किया जाता, जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ पार्टी की तरफ से कोई बयान दिया जाता, तो मुझे लगता है ज्यादा नुकसान होने से बच सकता था। पर इन्हीं टैक्टिक्स में शायद कांग्रेस पार्टी कमजोर है और आज भी बहुत ज्यादा एक्टिवली उनको डिफेंड नहीं कर पा रही है। इन चीजों से नुकसान हो सकता है,
और इसी से बचने की जरूरत है। जब तक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी रैलियां नहीं करेंगे, तब तक इस बात की हमेशा एक डर बना रहेगा कि वोट जो है वो जाति के नाम पर कहीं बट ना जाए। तो उसको रोकने के लिए जरूरी है कि केंद्रीय लीडर, सेंट्रल लीडरशिप यहाँ पर जब रैलियां करने आए, और देखिए जाहिर है प्रियंका गांधी की अपील बहुत ज्यादा इस बार हरियाणा में देखी। उन्होंने जो रैलियां की लोकसभा चुनाव में भी, उनको लोगों ने खूब पसंद किया। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी के वीडियोस भी वायरल हुए तो वो प्रियंका गांधी थी। उनका हर वीडियो हर प्लेटफॉर्म से लाखों लाखों दर्शक देख रहे थे। तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे तो वो लोगों के साथ उनका, जैसे अश्विनी जी ने भी बताया है, उनका जो बातचीत करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा ह्यूमेन है और वो जनता के बीच घुल मिल के बात करती हैं, तो उसका एक बड़ा असर है। और राहुल गांधी ने तो दिखाई दिया आज, वो तो लोगों के साथ ही बात करते हैं, उनके साथ मिलके। तो ये बातें इंतजार लोग कर रहे हैं, और एक बड़ा अच्छा संदेश तभी जाएगा जब ये सब लोग आएंगे, एक स्टेज से भाषण देंगे, ताकि जो भी अलग अलग जातियां हैं उनमें कॉमन एक संदेश चला जाए कि पार्टी के नेता चाहे अलग अलग हों, लेकिन मकसद सबका एक है और सब लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो जब तक नहीं होगा तब तक कहीं न कहीं संभावना है कि लोगों के बीच में संदेश उतना साफ नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल संदेश की बात होती है, बिल्कुल इसीलिए हम ये आज डिबेट इसलिए कर रहे थे कि बड़ा बेसब्री से वहां इंतजार है वो। और मैंने भी कुमारी शैलजा जी का भी कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था, और इंटरव्यू में मैंने उनसे सवाल पूछा था कि एक जनरल परसेप्शन रहता है और ये होता भी है कि कांग्रेस अनेक बार हरा दिया करती है। हालांकि उन्होंने माना था कि बहुत शानदार स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है, और जो निकल कर भी आ रहा है, आकलन सारे हैं कि एक जबरदस्त संख्या बल के साथ वहां सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अब तक की जो सूचना है, अब तक की जो स्थिति है। प्रदीप सर, ये जो हम डिबेट में जो विषय है हमारा, इसमें और एड ऑन तो होना ही होना है, क्या आप देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि ये वहां एक कहीं राहुल गांधी की थोड़ी सी खिन्नता इस पे भी दिखी थी हम लोगों को, कि वो जो चाहते थे कि आप पार्टी से वो जो समझौता है वो ना टूटे, वो बना रहे, लेकिन हुआ, और वो अभी विचारों के साथ में आगे बढ़ना है, कोई थोपा नहीं जा रहा है उनकी तरफ से। और दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं एक जो सेकंड लीडर, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, हम उस पर भी डिपेंड रहे। जैसा इस तरफ है कि मोदी के भरोसे अकेले रहकर और आज बंटाधार की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, तो इन सब पर आपकी क्या ओपिनियन होगी, क्या आकलन आप करते हैं, क्या पाते हैं कि और सोने में सुहागा के लिए तो बहुत शीघ्र उतरने की संभावना होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उतरे? आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, निश्चित तौर पे जैसा रविश जी ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जाने से, खड़गे के जाने से या सेंट्रल लीडरशिप के जाने से प्रभाव पड़ेगा और एक माहौल खड़ा होगा। अभी तो स्थानीय प्रदेश स्तर के नेता कैंपेन कर रहे हैं, हुड्डा सब संभाले हुए हैं, और जो कांग्रेस के पक्ष का माहौल है उसी को वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन उसको स्ट्रीम पे ले जाने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये दोनों भाई बहन का जरूरी है। ये जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, प्रोग्राम कांग्रेस ने अपना कैंपेन एक तरह से स्टार्ट नहीं किया है। 22-23 से उनका कैंपेन स्टार्ट होगा। 4 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है 40 लोगों की, उसमें प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी भी हैं और सोनिया गांधी भी हैं। जी जी, सोनिया गांधी भी जा रही हैं। तो लेट, मतलब ये थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन आएंगे धमाके के साथ। इनकी रोड शो भी प्रियंका करता है, शायद मुझे लगता है सोनीपत में। बहुत डिमांड है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैंने बातचीत की है वहां, उनकी बहुत डिमांड है कि प्रियंका जी की रैली हो, प्रियंका जी का रोड शो हो जाए। ये सारी डिमांड्स वहां से हैं। ये प्रोग्राम से भी और मेरी जानकारी जो है, ये सब प्रोग्राम बने हैं। ये प्रियंका गांधी जाएंगे। हाँ, जो ये कह रहे थे अश्विनी जी, वहां जम्मू में एक फेज का इलेक्शन हो गया और प्रियंका और राहुल वहां पे नहीं पहुंचे और उनकी रैली नहीं, जबकि मैं भारत जोड़ो यात्रा का समापन, आपको याद होगा, श्रीनगर में हुआ था। बिल्कुल। और मैं उसमें था, मैं गया था, और जिस तरह से उनकी जो राहुल गांधी की इमेज बनी थी, जो रास्ते में मैंने सुना, जो लोगों से बातचीत में सुना, लोग दीवाने थे राहुल गांधी के। नहीं प्रदीप जी, अभी हाल ही में जब वो पहुंचे थे, वो हमने देखा उनका कि क्या दीवानगी है उनके प्रति। वो जो अभी नहीं, वो जो समापन यात्रा में भी जो मैं गया था, समापन में भी जो मैं गया था भारत जोड़ो यात्रा में, तो उसमें मैं घूमा था, वहां लोगों से, मेरी स्थानीय लोगों से बात हुई थी, जर्नलिस्टों से वहां लोकल बात हुई थी, तो लोगों ने कहा था कि क्रेज है। और मैंने ये भी देखा, महबूबा मुफ्ती भी थी और उमर भी थे,
स्टेज पे उल्लू भी थे, उल्लू भी गदगद थे और राहुल गांधी के लगातार बड़ाई कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने भी वहां वो बात कही जो इंदिरा गांधी बोलती थी कि ये मेरा घर है। राहुल गांधी ने इसी से स्टार्ट किया कि मैं अपने घर वापस आया। प्रियंका गांधी का जहां तक सवाल है, प्रियंका गांधी देखिए, प्रियंका गांधी अच्छा बोलती है, अच्छा वक्ता है, जनता से कनेक्ट कर लेती हैं, रैली में माहौल बना देती हैं, ह्यूमर भी उनके उसमें है, सब कुछ है। और मैं तो इंदिरा गांधी को सुना हूँ, देखा हूँ कई बार, मतलब उनकी रैलियों में एज ए बच्ची स्टूडेंट गया हूँ, उस समय जर्नलिज्म में नहीं था मैं। मुझे इंदिरा गांधी से कहीं प्रियंका गांधी का भाषण बेहतर लगता है। इंदिरा गांधी को अच्छा वक्ता नहीं मानते थे लोग उस समय। मैं बता दूं, उस समय 71-78 में इंदिरा गांधी को कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं मानते थे लोग, लेकिन प्रियंका बहुत अच्छा वक्ता है। आप याद कीजिए कर्नाटक में जो उन्होंने जुमला कहा था पीएम पे कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो ये रो रहा है कि मुझे गालियां दी जा रही हैं। मतलब जिस तरह उन्होंने उसको वो किया, बहुत जगह जिस तरह से और कर्नाटक में उसका लाभ भी मिला इनको। लोकसभा में प्रियंका गांधी यहाँ सिरसा में गई थी, हरियाणा में गई थी, मुझे याद है, नया चक्र आता है क्या उन्होंने मतलब वो किया था एजेंडा पूरा, जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, जो वादे थे 5-10 वादे, उन्होंने सिरसा में गिनाए थे। हरियाणा में प्रियंका की ज्यादा पूछोगे मुझे लगता है, क्योंकि हरियाणा की औरतें जो है वो पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस है। मैं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश से कहूँ तो वेस्टर्न यूपी की हरियाणा, ये औरतें जो पॉलिटिकल रूप से बहुत जागृत हैं, ये पॉलिटिकल बात करती हैं, इन्हें पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी तरह मालूम होता। आप ये देखिए विनिवेश फोगाट का मामला जो है वो जितना हर्ट किया यहाँ के महिलाओं को, वो मुझे लगता है, ये रविंद्र जी सही बताएंगे, कि पुरुषों से ज्यादा हर्ट किया। वो पीछे हैं, उसको लेके उसको बात कर रही है उस पर। तो ये महिला वोटर वहां 85 लाख के करीब हैं, 95 लाख के करीब पुरुष वोटर हैं। प्रियंका के उतरने से, और विनिवेश को भी रैली करनी है, विनिवेश को भी स्टार प्रचारक पर रखा गया है, इन दोनों से महिलाओं का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा महिला वोटर का कांग्रेस को, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रियंका वहां भी जाती तो मुझे लगता है कि महिलाएं, जैसा बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी बता रही थी, जम्मू कश्मीर में बहुत फायदा होता है। मुझे अभी भी आश्चर्य, जम्मू कश्मीर में इन दोनों भाई बहनों का, अब गठबंधन की वजह से नहीं उतना हुआ, हरियाणा का सच पूछिए तो इलेक्शन अब स्टार्ट हुआ है। अब इसमें इसलिए स्टार्ट हुआ है कि केजरीवाल साहब घुस गए हैं। केजरीवाल साहब ऐसे तो घुसे नहीं है। मैं ये इत्तेफाक को नहीं, मैं 3 दिन से पचाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं पचा पा रहा हूँ कि जिस दिन समझौता तोड़ के आप पार्टी ने 20 कैंडिडेट दिए, उसके दूसरे दिन जो है इनकी जमानत हो गई। अच्छा, चीफ मिनिस्टर का पद इसलिए इनको छोड़ना पड़ा, इस शर्त पे जमानत हुई कि आप किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, मतलब आप सीधे हरियाणा जाओ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का दायित्व आप निभा नहीं पाएंगे। वही हुआ, केजरीवाल दमखम लेके आज से हरियाणा उड़ेंगे। और आप देखिएगा मीडिया कैसे चेंज करेगी। मीडिया ने कल से देना शुरू कर दिया केजरीवाल का प्लान, केजरीवाल का ये, आप पार्टी 11 विधानसभाओं में डोर टू डोर घूमेगी। ये सब नुकसान कितना, वहां पे आप पार्टी की कोई औकात नहीं है। 1% 2% वोट मिला था उसको लोकसभा चुनाव में भी, और एक भी कुरुक्षेत्र की सीट दी थी उसको भी नहीं जीत पाए, जबकि 5 सीट कांग्रेस जीत गई थी। गठबंधन में इनको सीट दिया था कांग्रेस ने, और अभी वार्ता चल रही थी, बीच में तोड़ के आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, 40 कैंडिडेट दे दिए, और भी देंगे आप। तो कुछ तो है इसमें मामला कि जो कह रहे थे रविंद्र जी की थर्ड त्रिकोणी बनाने का, इसीलिए बीएसपी है उसका समझौता हुआ, इसीलिए केजरीवाल को आए, मतलब हर साम दाम दंड जो है वो कर रही है बीजेपी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कांग्रेस ढीला लेगी, मतलब मुझे लग रहा है कि अभी लेकिन वहां की जनता को निराशा तो हो रही है कि अभी तक दोनों लोग आए क्यों नहीं है। जहां ये लोग जाएंगे माहौल उनके पक्ष में तो है ही, ये तो सब कह रहा है। 1-to-1 फाइट में भी इनकी एज है, 60-40 का मामला है। जी जी,
ये जो टुटपुटियां हैं ये कितना डिस्टर्ब करेंगे, इस पे भी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन इस समय मौका है, मतलब निश्चित तौर पे सेंट्रल नेतृत्व को, कांग्रेस को ये दोनों स्टार पत्रकारों को अपना भेजना चाहिए और सेकेंड फेज के इलेक्शन के पहले जम्मू कश्मीर में भेजना चाहिए। जम्मू कश्मीर का इलेक्शन मुझे हरियाणा से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कई कारणों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित निश्चित, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हर राज्य है, वो तो कोई राज्य ऐसा नहीं। और वहां तो आपको पूरी आपकी प्रतिष्ठा 370 और बाकी पे है ही कि किस तरीके से क्या चीजें हैं, क्या वहां का वर्डिक्ट आने वाला। यदि वहां वो बीजेपी सफल होती है तो निश्चित तौर पर वो कहेगी कि देखिए हमने जो दांव खेला था वो सही रहा। धनंजय सर, हम ये इस पे जरूर बात करने जाएंगे। हमने माना है दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। हम जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश में बड़ी अच्छी स्थिति हम पा रहे थे, या छत्तीसगढ़ में पा रहे थे, राजस्थान में पा रहे थे, और बाद ही आखिरी में चुनाव ऐसा हुआ था कि बहुत परिदृश्य बदला था और कई कारण उसके रहे थे। हरियाणा में वैसे कारण बहुत नहीं है, हरियाणा तो साफ दिखता है कि बहुत माकूल स्थिति है कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड जैसा लेना, या जो थोड़ा सा कहीं एक ढील बरतना, क्या ये कैसे इसको, खासकर ढील इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि जो अभी बाकी पैनलिस्टों ने कहा है कि कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी जाती। ये तो चुनावी जो रण है इसमें हर हथियार चलाया जाता है, और जो आपके ब्रह्मास्त्र हैं वो अगर चलने में कहीं देर हो जाए तो सवाल। और मैं सबसे खास ये कि जो मैं वहां ये पा रहा था कि बहुत जबरदस्त डिमांड है प्रियंका गांधी की, चाहे वहां बाकी तो सभी लीडरों की है, राहुल जी की भी है, और भी जो स्टार प्रचारक है उनमें अलग अलग डिमांड अलग अलग जगहों पर, कहीं कॉस्ट इक्वेशन कहीं किसी मान से होती है, लेकिन उनका जो ट्रम्प कार्ड तो यही लोग हैं। तो क्या मतलब जो चूंकि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है वाली स्थिति पे क्या कुछ और आप पाते हैं, या आपका अपना विश्लेषण, आपका अपना जो अनुभव क्या कहता है इस दिशा में? धनंजय जी, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास एजेंडा क्या है, क्या कह करके चुनाव लड़ रही है। अभी महाराष्ट्र में आए आज नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा, उस पूरे महाराष्ट्र में क्या बोला, अब सुनिएगा, मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूँ प्लीज। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया जी। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा ने अंतिम सांस ली है जी। सबसे भ्रष्ट पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, शहरी नक्सलियों द्वारा चलाई जा रही है, भारत विरोधी एजेंडा है, आरक्षण के खिलाफ है, फिर गणपति पूजा से नफरत है, कर्नाटक में जो है वो गणपति को जेल में पहुंचा दिया, तमाम बातें। इसमें कहीं कुछ लग रहा है महाराष्ट्र कहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? कहीं नहीं, कहीं नहीं। शिवाजी पे बोलते, जरा फिर से एक बार बोलिए शिवाजी पे। हरियाणा में मोदी जी क्या जाके बोले, वही बोलेंगे, देशभक्ति, देश खतरे में है, हमने इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी, कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, उसके बाद जो बाकी दूसरी पार्टी है वो चोर पार्टी है, यही सब इनके पास, कुछ और है नहीं, ये हिंदुओं के लिए कर दिया हमने, इसके अलावा कुछ नहीं, अडानी पे कुछ नहीं बोलेंगे, किसी पे कुछ नहीं। तो कांग्रेस पार्टी भी देख रही है कि हरियाणा में जो चुनाव होना है वो रीजनल मुद्दों पर हो रहा है, वहां किसान, जवान, पहलवान, तीन चीजें, उसमें राहुल गांधी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ बोला जा चुका है, जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ की अधन जो है खौल रहा है, चावल डालने की देर है। तो जो है अधन जो है खौल रहा है, वहां आम आदमी खौल रहा है कि 10 सालों में आपने देश में, मान लिया सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है, 10 साल में किस किस को बंद किया, कितने साल लगेंगे आपको भ्रष्ट पार्टी को बंद करने में? अभी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई जांच की बात कही है, सीबीआई को परमिशन दी है गृह मंत्री ने, अरे कब की बात है, कब परमिशन, 10 साल के आलू भूंज रहे थे बैठ करके, क्या कर रहे थे आप? तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के, देखिए अभी परसेप्शन चेंज हो चुका है, इनका कॉन्फिडेंस, जैसे लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने क्या देखा, ये अचानक ये बोलने लगे भैंस खोल करके ले जाएगा, कांग्रेस वाले ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, हम तो चांद पे पहुंचा दिए, वगैरह वगैरह वगैरह। आम आदमी को रोजगार चाहिए, किसानों को उसको एमएसपी की गारंटी चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, आप वो दे रहे हैं क्या? है आपके पास कोई प्लान है आपके पास? अभी एक मैं देख रहा था, एक जो है उत्तर प्रदेश के कोई नेता बोल रहे हैं, आनंदीबेन बोल रही है, नेता के राज्यपाल बोल रही है, पहली बार हम देख रहे हैं कि राज्यपाल भी राजनीति करते हैं या करते हैं, उपराष्ट्रपति भी राजनीति करते हैं, सबको लगा दिया है। अब गए सीजीआई के घर में गए, वो आरती की थाल लेकर के, अरे गणपति के तो सार्वजनिक गणेशोत्सव में आना चाहिए था। यहाँ पे लाल बाग के राजा जो है मुंबई में बड़ी फेमस है, लाल बाग के राजा बहुत फेमस है, दगड़ू सेठ के गणपति पुणे में फेमस है, जाना चाहिए था वहां, तो वहां जाते तब ना समझ में आता।
आप जो है सीजीआई के घर पे क्यों गए? लेकिन आप ये सब इसलिए करते हो, वन नेशन वन। अभी देखिए लड्डू आ गया, लड्डू में जो है गौमांस है, लड्डू में जो बन रहा था उसमें जो है चर्बी है। ये सब क्या है? हम लोग देखते थे कि बच्चों को बहलाना होता था ना, बच्चा खिलौना मांग रहा है और बच्चों के बहलाने के लिए माँ बोलती थी वो देखो चिड़िया आई, चिड़िया आई, चिड़िया आई। फिर चिड़िया में बच्चा फंस जाता था, फिर बोलता था ये देखो मामा आ गए, मामा आ गए, मामा क्या लाए। तो ऐसे करके बहला रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं है देश का नागरिक। देश का नागरिक जो है थोड़ा लेट समझता है, लेकिन समझता है। मौके सबको देता है, मौके दिया आपको। 10 साल में आपने क्या किया? 10 साल में आपने नफरत को बेचा, नफरत फैलाया नहीं, नफरत को बेचा आपने। तो जो नफरत के खरीदार हैं वो तो खुश है कि हमने इतना नफरत ले लिया, लेकिन उस जब दूसरे लोग जो है वो समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपने मध्य प्रदेश की बात की। मध्य प्रदेश हरियाणा में फर्क है। मध्य प्रदेश मैंने कहा दोनों में फर्क है, मैंने कहा जी जी। मध्य प्रदेश को कांग्रेस में को डुबाने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति कमलनाथ। आपके चैनल पे भी हमने उस समय बात की थी, हमने अपने चैनल पे तमाम चैनलों पे कि ये कौन बाबा को लेकर के आने का क्या मतलब है, बीजेपी कांग्रेस में क्या फर्क है? उसी बाबा को लेके आना है, प्रवचन देने वाले बाबा को ही लेके आना है। तो अगर प्रवचन देने वाले बाबा ही प्रदेश का कल्याण करेंगे तो कमलनाथ जी आपको हम वोट क्यों दें? फिर तो बाबा खड़ा कर दो, उसको वोट दे देंगे। तो ये यहाँ पे संगठन मजबूत है हरियाणा में। वो शैलजा जी की बात करें, आप जो है हुडा जी की बात करें, सुरजेवाला की बात करें, भाई गुटबंदी कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं है। गुटबंदी सब पार्टियों में, बीजेपी में गुटबंदी नहीं है क्या? चलिए मैं बता देता हूँ, ढेर सारा बता दूं। महाराष्ट्र में देखिए ना, गुट तो छोड़ दीजिए, कुछ है ही नहीं। महाराष्ट्र में जहां बार बार प्रधानमंत्री दौड़ के आ रहे हैं, आने से क्या होगा? क्या कर लोगे आप? क्योंकि सबको पता है आपने क्या क्या किया जो पिछले 5 सालों में, वो सबको मालूम है। आप हिंदू के नाम पर कितने दिन करोगे भाई? एक बार कितना कितना हिंदू हिंदू करोगे? हिंदू लोगों ने सबने देख लिया। बांग्लादेश गए क्या आप? अब जम्मू कश्मीर में जो ड्रामा चल रहा है 370 को लेकर के, अरे 370 खत्म कर दिया। वो एनसी के कहने से 370 वापस आ नहीं सकता, कांग्रेस चुप है, तो उसके मुंह में उंगली क्यों डाल रहे हो? पाकिस्तान कह रहा है कि कांग्रेस और जो है एनसी रिस्टोर करेगी, आप कह रहे हो देखो पाकिस्तान ने कहा ना ये देश विरोधी है ना। अरे भाई, सब थाली बजाने वाले लोग नहीं है, सब अमिताभ बच्चन नहीं है। कुछ लोग जो है वो रविंद्र सिंह भी है, कुछ लोग सुशील दुबे भी है, कुछ लोग प्रदीप श्रीवास्तव भी है, अश्वनी कुमार, संजीव श्रीवास्तव, धनंजय कुमार भी है। कुछ लोग, सब अमिताभ बच्चन नहीं है जो थाली बजाने लगेंगे। तो ये समझना होगा, देश समझ चुका है, इनको समझ में नहीं आ रहा, हालांकि इनको भी समझ में आ गया है। अब देखिए मोदी जी हिंदू मुसलमान, वो आदित्यनाथ जी यादव वर्सेस ठाकुर, यही चल रहा। अरे आप इसी के लिए सरकार में आए हो? आप सरकार में आने का मतलब होता है कि आम आदमी के जीवन में उसके जो मुश्किलें हैं उसको कम करना, उसके सामने जो भ्रम है उसको खत्म करना, उसके लिए नई चीजें उसके सामने लाना। आप तीनों में से क्या कर रहे हो बताओ जरा। आप डिबेट किसी भी चैनल पे जाके देख लो कि यही डिबेट चल रहा है, मोदी जी हर जगह यही भाषण दे रहे हैं, वही लगा दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब उनका नैरेटिव बदल चुका है, देश का परसेप्शन, सोचने का ढंग बदल चुका है। और जैसा कि प्रदीप भाई बोल रहे थे, देखिए केजरीवाल साहब के आने से क्या फर्क पड़ा? नुकसान हुआ है बीजेपी को, क्योंकि केजरीवाल अगर वो वहां होते तो शायद जो है कुछ लाभ होता कि अरे ये दोनों मिल गए। अब सबको पता चल गया कि कांग्रेस एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ है। कश्मीर में वही हुआ है। इंजीनियर रशीद जो है उनका अपना एजेंडा है, निर्दलीय। अब बताइए, मैं एक सवाल करूं कि आप देश भर में मुसलमानों के खिलाफ बनाते हो माहौल। जो आपकी पार्टी में 2 मुसलमान नेता थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया आपने कि नहीं आप बैठे रहो चुपचाप। और कश्मीर में मुसलमान को दे रहे हो टिकट, हरियाणा में मुसलमान को दे रहे हो टिकट। क्यों टिकट दिया? वो राष्ट्रवादी मुसलमान है और देशद्रोही मुसलमान जो करते हो वो करोगे आप। तो सारा भांडा फूट गया है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अब इनका खेल खत्म हो गया है। ये धीरे धीरे जैसे आए थे वैसे ही तेजी से चले जाएंगे। अभी देखिएगा 2 चुनाव और देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र का चुनाव होगा, सारा सिराजा इनका बिखर जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से बैठ के बोल रहा हूँ आपको, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पवार किस तरफ जा रहे हैं, शिंदे किस तरफ जा रहे हैं। अब शिंदे के भरोसे आप महाराष्ट्र में राजनीति करोगे? और आरक्षण जो है ना, कितना भी झूठ फैलाएं, आरक्षण को लेकर के देश का नागरिक खास करके ओबीसी समझ गया है कि ये 10% का ईडब्ल्यूएस नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, वो सवर्ण आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस नहीं है। सवर्णों के लिए आरक्षण दिया है और 15% जो सवर्ण बिहार में काउंट हुए मुसलमान मिला करके आप 10% उसके लिए आरक्षण देते हो। जो 63% है
ओबीसी, उसको आप 25% में भी समेटते हो और कहते हो कि भैया इसमें क्रीमी लेयर लगा देते हैं, फलाना कर देते हैं। तो ये सब खुल गया, पन्ने सारे खुल रहे हैं। लेटरल एंट्री के माध्यम से आपने क्या किया। आज आज आओ आपको बताऊं, जो अंबेडकर साहब है उनके प्रपौत्र जो है उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में क्या कहा उन्होंने कहा कि हमको बीजेपी के लोगों ने कहा कि आंदोलन करिए। अरे हम क्यों आंदोलन करेंगे तुम्हारे कहने पे, और आरक्षण को लेकर के क्या खराब बात कही है। अंबेडकर साहब भी यही कहते थे, सब यही कहते हैं कि बस समता आएगी, जब सामाजिक न्याय हो जाएगा, जातियों का भेद खत्म हो जाएगा, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, फिर आरक्षण की जगह कहां बनेगी। तो इसमें क्या राहुल गांधी ने गलत कहा, आप उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, आपके पास गटर मीडिया है, गटर मीडिया के माध्यम से फैला दो, लेकिन गटर मीडिया का भाव गिर गया है। गटर मीडिया का भाव बुरी तरह गिरा, समझ रहे हैं ना कि चीजें बदल गई है संजीव भाई, वो पुरानी चीजें नहीं है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी चीजें बदली हैं। लेकिन मुझे लगता है मैं जो विषय मेरा यही था, मैं सुशील सर के पास, सुशील सर क्षमा कीजिएगा मैं आपके साथ आखिरी में आ पाया। हम एक जो धमाकेदार जीत, जैसे मैंने कहा हरियाणा में जो खबरें हैं, रवीन जी निरंतर हम डिबेट्स में आते हैं तो वहां एक एक सीट को लेकर हमने कई बातें की हैं, तो निकल कर आता है बार बार। हम एक बड़ी जीत और बड़ी जीत, जैसा हम 29-0 जैसे हाल हुए मध्य प्रदेश में कि एक भी लोकसभा सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई, हम हरियाणा में उस दिशा में क्यों नहीं और ताकत से जा पा रहे हैं। हम जाएंगे तो हमें आने वाले जो राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, एक ताकत तो खड़ी होती है, मिलती है। तो ये थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत या 4 PM का सब्जेक्ट नहीं, मैं तो जो निरंतर अखबारों में देख रहा हूं वहां से, या हम रविंद्र जी सरी के साथियों से बात कर रहे हैं, या और ऐसे साथी गण हैं जो जहां से निकलता है वहां से बैठे हैं ग्राउंड पर, तो डिमांड के साथ साथ जो एक ठीक कहा आपने जो धनंजय जी ने कि अब कोई कार्ड बीजेपी का चल नहीं रहा है, वो सब केवल वो जो हिंदू मुस्लिम और तमाम सब फेल होते चले जा रहे हैं और उसी पे आधारित है पूरा का पूरा चुनाव, वहीं ले जाके फिर खड़ा कर दिया गया है। इन सब के बीच हम और ज्यादा मतलब जो क्लीन स्विप जैसी चीजें होती हैं, ठीक है, अगर हम 75 पार कर जाए तो क्या बुराई, इसके लिए और ताकत झोंकने में क्या हर्ज। सुशील सर। संजीव भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोई ना कोई तो आखिरी में आएगा ही आएगा। लेकिन मैं अगर धनंजय भाई मेरे पास होते, यहाँ पर सामने हम लोग कर रहे होते, तो मैं इनको बड़ी बेहतरीन कॉफी आज पिलाता, ऑफर करता। और मैं आपको दिन की कॉफी और शाम की कॉकटेल मैं ऑफर कर रहा हूँ। आज आपने जो आकलन किया धनंजय भाई, बड़ा बेहतरीन आकलन किया जी, बेहतरीन आकलन किया है। मैं उसी लाइन पे मैं भी आ रहा हूँ, आपकी लाइन पे आज चलूंगा। संजय भाई आपने मना किया है वो संजय जी वाले, फिर ना कुछ बोलना सर जी पे से नहीं बोलूंगा, और ना उनको एक बात बोलना चाहिए, हम उनके तब से साथी हैं जब वो हजारों में थे, 10,000 पे लाइक पे थे, आज लाखों में, हम तब से उनके साथ काम कर रहे हैं। और हमारे पास वो आ रहे हैं, आ रहे हैं कि बड़ा खराब आ रहे हैं, तो खैर उनको भी एक बार अपनी स्थिति स्पष्ट करनी। बिल्कुल बिल्कुल अभी हाँ हिसाब की बात है, क्योंकि हम सब उससे जुड़े हुए हैं ना, परिवार तो हम सबका है ना। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग जो ताकत है सब आप जैसे पैनलिस्ट और हमारे दर्शक ही तो हैं। मैंने कहा ना, मैं हजारों से शुरू हुआ था, लाखों में उनके साथ हूँ, तो अलग बात है जी। बिल्कुल। और संजय शर्मा जी का शो बड़ा मशहूर था, 6 से ये वाला जो आप कर रहे हैं। जो हमारे मित्र साथी हैं, आप बचपन की कहानी एक जरा पुरानी वो याद कर लीजिए। हम लोग जब बच्चे निकलते थे, बचपन थे, मोहल्ले में खेलने निकलते थे, तो रात हो जाती थी, तो हम लोग उल्टे पैर घर की तरफ भागते थे कि कहीं दरवाजे पे पिताजी चप्पल लिए ना खड़े हों, या अंदर उनसे बच के आ गए तो अम्मा कहीं बाल पकड़ के झूठा वो बिल्कुल हिला ना दे, कहाँ थे अभी तक। इन दोनों से बच्चे तो कहीं बड़ा भाई या बहन जो है वो ना तपड़िया दे कि ये क्या तरीका है आने का। इस समय पूरी बीजेपी उल्टे पैर बीजेपी की तरफ भाग रही है, ये अपनी तरफ भाग रहे हैं। अब इनका कोई मामला है नहीं, जो भी धनंजय भाई ने कहा, कोई कल्पना किसी ने करी थी कि घर बैठे उत्तर दो अभी प्रियंका जी 2 सीटों वाली हैं, यहाँ पर यूपी में 2 ही सीटें तो हैं अभी लोकसभा वाली है, उसकी विधानसभा वाली, और किसी ने कल्पना करी थी कि 5 सीट वाले अखिलेश यादव देश की नंबर 3 पार्टी बन जाएगी। किसी ने कल्पना करी थी? केवल इसलिए हुआ ये सब कुछ कि जनता ने अपना चुनाव खुद लड़ लिया, खुद लड़ लिया। अब उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा मुख्यमंत्री जिसको प्रधानमंत्री बनने के सपने दिखाए जा रहे थे, वो अखिलेश यादव से लड़ रहे हैं, मुतवातिर लड़ रहे हैं, क्या क्या डायलॉग बाजी हो रही है। खैर अब आगे आइए, मैं मुझ पे चलता हूँ जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में सीधे चाहे पीडीपी हो
चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो जो इंजीनियर और कौन से मेट हैं वो हों, चाहे बीजेपी हो, जो बीजेपी मुसलमानों से उर्दू से नफरत करती हो, वो बीजेपी के उर्दू में पोस्टर छप रहे हैं, वो लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं उर्दू में। हम लोग जानते नहीं क्या लिखा उसमें। बीजेपी का एक अभी मेरे पास अभी आया है चित्र, जिसमें मंच पे सब बड़े नेता खड़े हैं, ये भी हैं, मोदी जी भी है, ऊपर जितेंद्र सिंह की फोटो लगी है, एक और फोटो लगी है अध्यक्ष के साथ, वो उर्दू में लिखा है, वोट दीजिए। अब आप बताइए, यहाँ पर पहुंच गए हैं जहां पर तो अब क्या ये जनता समझ नहीं रही है? और जब जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने ये कह दिया था इस बात को कि हमें स्टेटहुड वापस करना है आपका, तो इससे बड़ा कोई वादा जम्मू कश्मीर के लिए, उस विधानसभा के लिए नहीं हो सकता है, वो सबको मालूम है। अब छोटा मोटा तो फिर तो अलग बात है, एक आधा % तो सभी लोग है, लेकिन वो वाला जो डायलॉग है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी का अपना खुद का जो ऑरा इस समय हो गया है। जब राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी में, और जो तीन तीन जो उन्होंने वहां पर पीसी की है, 1-to-1 पीसी की है, एक यूनिवर्सिटी के उनके साथ की है, कुलपति के साथ, किसके साथ की है, तो आप सोचिए कहां से कहां और आप पहुंच गया है। इसके लिए वो खाली इसी लोग चिल्ला रहे हैं कि सिखों को कह दिया पकड़ी पहन के नहीं जा सकते, उनका भाव दूसरा था। जैसे हैदराबाद में कहा कि गणेश जी का बीजेपी ने कहा गणेश जी की वो किया है, अरे पुलिस वालों ने गणेश जी का सम्मान बचा दिया, तो बीजेपी वाले गंदे तरीके से कर रहे थे, ढोल बजाते जा रहे थे, नाचते कूदते, तो गणेश जी की मूर्ति खंडित हो जाती। उन्होंने लेके अपने आप वहां ले गए अपने थाने में, और बाकायदा पूजा करी उस मूर्ति की, बाकायदा सजाया उसको। तो ये अब लेकिन इनके सब चीजें फेल हो रही है। तो जम्मू कश्मीर मुझे लगता है कोई विकल्प नहीं है, और हमें लगता है कि जो जो रिजल्ट दिख रहा है वो सामने दिख रहा है, और बिल्कुल आईने के तरीके से साफ दिख रहा है। अब आइए साहब हरियाणा पे। हरियाणा में तो जब वो फोटो अगर आ गई, जिसमें प्रियंका जी की आप बात कर रहे हो, जो प्रियंका गांधी सबसे पहली लीडर थी जो यहाँ पर गई थी दिल्ली के उस जगह पर जहां पर विनोद फोगाट और बाकी रो रहे थे, या विचलित थे, या परेशान थे, या दुखी थे, तो सबसे पहले विनेश फोगाट को प्रियंका ने गांधी वो लगे लेके, और अपनी जैसे महिलाएं मिलती हैं, और आंसू पहुंचे थे, दुख पहुंचा था। वो फोटो अपने आप में, चित्र अभी भी अपने आप में बहुत वो वाला है, मतलब तो वो अपने आप में वो फोटो और प्रियंका अगर विनेश दोनों खड़े हो गए तो फोटो जिंदा हो जाएगा, चित्र जिंदा हो जाएगा। और जनता उत्तर, ये हरियाणा की जनता, कोई ना कौन सी शैलजा, ना कोई फला, ना कोई ढिमाके, वो केवल अपना चुनाव देख रही है। हरियाणा के चुनाव में एक मुद्दे थोड़ी है, कील कांटे से लेके और मारने से लेके और गुम्मा फेंकने से लेके और बिजली का से लेके, और सुनिए, उत्तर प्रदेश एक बाहुबली है, वो गोंडा को कसरगंज वाले वो भी बीच में आ गए हैं, न लेना एक न देना। तो आप समझिए, और सबसे बड़ी बात और सुनिए, जैसे मोदी जी ने राजस्थान में मदन लाल शर्मा, जैसे यहाँ मोहन यादव मध्य प्रदेश में, जैसे यहाँ नायब सैनी, तो क्या जनता और नेता समझ नहीं रहे हैं? अगर उनके मतलब एक बार के विधायक को आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, तो आप जनता समझ नहीं रही है कि वहां के और लोग नहीं है। हरियाणा तो अपने आप में ही चुनाव लड़ रहा है। प्रियंका जाएंगी तो लीड बढ़ जाएगी, राहुल जाएंगे तो सीट बढ़ जाएगी, इतनी बातें हैं। बाकी संजीव जी, कोई हरियाणा में तो आप दुनिया, अभी देखिए वो चंद्रशेखर आजाद कल गए थे, बड़ा भारी वहां पर, एक बार MP क्या बन गए, ऐसा लग रहा है पूरे देश का दलित उन्हीं के पीछे ही दीवाना हो गया, वो अम्बेडकर बन रहे हैं। हरियाणा वालों ने दौड़ा लिया लठ लेके, और वो काले कपड़े बांध के रविंद्र भाई बैठे हैं, बाकायदा दौड़ा लिया उनको। अरे एक MP तो बने हो, वो भी उत्तर प्रदेश से, इतना बड़ा मैसेज अभी थोड़ी है। आकाश आनंद क्या कर लेंगे? आकाश आनंद को कौन जानता है? BSP वाले आकाश आनंद को। दलित हरियाणा का स्वाभिमान अलग किस्म का है, ये इतना बड़ा स्वाभिमान है हरियाणा का, आप मतलब सब जानते हैं इस चीज को। और हरियाणा का स्वाभिमान अपने वोट, अपने चुनाव में खुद के लिए बोल रहा है, वो किसी बीजेपी और कांग्रेस और इनोलो फला के लिए नहीं बोल रहा है वो चुनाव। वरना जो पंजाब और दर्द झेला है हरियाणा ने, वो देखिए कहां पर लाके खड़ा कर दिया उसको। अब दूसरी बात ये बताइए, क्या ये कोई बता पाएगा, जो भी धनंजय भाई ने कहा और जो मैं कहना जा रहा था, मैंने आज पोस्ट भी लिखी है, तो ये पता नहीं चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नहीं कहा। ना जगन रेड्डी ने लड्डू बेचे, ना जगन रेड्डी लड्डू बनाते थे, ना जगन रेड्डी घी का सप्लायर थे, उनका कोई रोल नहीं था, वो मुख्यमंत्री थे।
भाई कैसे इस समय पर ये बात उठाई गई कि वो उसमें ये था और फला था और फला था, कहाँ पर टेस्ट, असल रिपोर्ट डेयरी रिपोर्ट भी, डेयरी कोई कम लिमिटेड कमी है उसकी रिपोर्ट भी आ गई। तो भैया ये बताओ कि 1 लाख लड्डू तो जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था, वो क्या था, पूजा थी, उस दिन यहाँ से चंपत राय ने रिसीव किए थे, उसी दिन 1 लाख लड्डू गया था यहाँ से। तो वो भी लड्डू वही था क्या? वो भी वही लड्डू वो था, तो राम जी ने वो फिर हरवा के क्या बुरा किया, ठीक किया। अगर राम जी ऐसे लड्डू से परसेप्शन बनाएंगे, सुशील जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो केवल पोलराइजेशन के लिए किस हद तक जा सकते हैं, वही एक है कि किसी भी तरीके से पोलराइजेशन हो, और चुनाव के वक्त में ये सारी चीजें होती हैं बहुत, लेकिन अब वो नहीं चल रहा है। जो हम लोग, जिसपे आप लगातार सभी पैनलिस्ट ने लगभग कहा है। अच्छा, माननीय पीजीआई क्या गए थे मोदी साहब, तो वीडियो लेके जाने की किसने बुलाया था? आदरणीय सीजीआई साहब ने बुलाया था वीडियो, की मोदी जी साथ लेके गए थे? फिर निकल आती है ना। तो हर चीज कहीं ना कहीं उल्टी पड़ रही है। और जैसे धनंजय भाई ने कहा, ये जो बोल रहे हैं कि सिवाय कड़वाहट के, खिसियाट के और बड़ा होता ना, कोई वैचारिक नहीं बोल रहे। देश का प्रधानमंत्री वैचारिक और दर्शन से मिली हुई चीजें नहीं बोल रहा है, तो कहीं हम ग्रह करें, हमें महसूस हो कि मेरा देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। अब वहां पर अगर गुजरात में 40 करोड़ से बने हुए पुल को 2 साल बाद 54 करोड़ में तोड़ने के लिए टेंडर निकाला जाए, तो आप सोच लो इस देश कहाँ जा रहा है, सब लोग कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वहां पर राम जी की स्थिति है, और यहाँ पर महाराष्ट्र में देखिए क्या हाल हुआ, 1 साल में टूट गई मूर्ति। तो ये सब चीजें, जब चीजें हटती हैं तो ऐसे ही हटता है, और जब चीजें बिगड़ती है तो ऐसी बिगड़ती है, जब बनती है तो ऐसी बनती है। और आखिरी बात कह के बात करता हूँ, इस चुनाव में, 24 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका जी का जो स्ट्राइक रेट रहा है, जो सफलता का रेट रहा है, वो 50-60% के ऊपर रहा है। जहां जहां उन्होंने मीटिंगें की हैं पूरे देश में, वो जो मीटिंगों का पूरा आया है, उसमें 60% के ऊपर उनका स्ट्राइक रेट गया है। और अब वो एमपी बनने जा ही रही है, वहां से एमपी बनने जा ही रही है, और बढ़ जाएगा। तो मामला बिगड़ रहा है, बीजेपी उल्टे पैर भाग रही है। सुशील सर, इसीलिए उनकी डिमांड है। बिल्कुल, मैं एक छोटी टिप्पणी अंत में ले लूंगा। अश्विनी सर, वहां जो कश्मीर में अब क्या ये जो पाकिस्तान कार्ड खेला गया कल, क्या कुछ यही बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं कि आपको सरवाइव कुछ कर पाए? बहुत छोटी सी टिप्पणी, और फिर मैं रवीन जी, धनंजय जी से एक छोटी सी टिप्पणी लेके और समाप्त करूंगा। बहुत छोटी सी, अनम्यूट कीजिएगा। संजीव जी, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी को छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टी हैं, उन्होंने सबने बोला है कि 370 को गलत किया है, उसको वापस लाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि स्टेटहुड की डिमांड की है कि स्टेटहुड को वापस लाएंगे। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इनका आईटी सेल है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि पाकिस्तान की नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की एक ही पेज पर काम कर रहे हैं। क्योंकि उसने, हमीद वीर ने जब पूछा कि क्या एक ही पेज पर है, उसने कहा हम भी कहते हैं कि 370 क्यों हटाया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोल रही है, ये भी बोल रही है। इससे सबसे ज्यादा पीडीपी ने बोला, और महबूब मुफ्ती ने बोला मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक मैं 370 को वापस लेके आऊंगी। मगर आईटी सेल और बीजेपी ने पीडीपी को बाहर निकाल दिया, कांग्रेस और एनसी पर अटैक किया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीडीपी को क्यों बाहर निकाला है? क्या बिहाइंड द कर्टन कोई बातचीत चल रही है पीडीपी के साथ? पीडीपी की जो नेता है वो कह रही है कि जो आगे जो है पीडीपी का काफी रोल होगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। क्या जमाती इस्लामी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं 10 कैंडिडेट, और उनका क्लेम है 5 से 7 कैंडिडेट वो जीतेंगे, और इंजर रशीद भी अगर 5-7 सीटें निकालते हैं, पीडीपी ने अच्छा इस दफा जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, साउथ कश्मीर में पीडीपी ने गेन किया है, क्योंकि उनका वहां बेस वहां पर है। और उनकी बेटी जीतती है कि नहीं जीतती है, बाकी के लोग जीतते हैं कि नहीं, वो दूसरी बात है। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ऊपर रेगुलर जो अटैक किया जा रहा है और पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, आम जम्मू कश्मीर के लोग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए सब जानते हैं कि ये एक्सप्लॉइट करते हैं, बट नेशनल लेवल पर जब ये बात करेंगे, इस तरह के वीडियो डालेंगे, वो करेंगे,
नेचुरली कांग्रेस के लिए एक ऑकवर्ड पोजीशन होगी, क्योंकि उसने फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बोला है कि हम भी यही डिमांड करेंगे 370 को क्यों हटाया गया है। तो इन्होंने उसको अब एक ही पेज पर लगा के उसको चला रहे हैं, बट पीडीपी सबसे ज्यादा इसके ऊपर एग्रेसिव है 370 को वापस लाना, और वो चुनाव में नहीं लड़ रही, इसी चुनाव में लड़ रही है, उसने डिक्लेयर किया था। ऐसे ही उमर अब्दुल्ला ने भी बोला था, बट उमर अब्दुल्ला अब चुनाव लड़ रहा है। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस एकदम जो है वोट बैंक उनका इंक्रीज हो सकता है अगर ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इमीडिएटली एक्सटेंसिव कैंपेन शुरू कर दे कश्मीर में भी और जम्मू में भी, तो बीजेपी की काफी अनर्व किया जा सकता है और उनको उनका जो वोट शेयर है बढ़ जाएगा। अभी तक उनका कैंपेन चला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र सर, हरियाणा में क्या आप देखें किस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स, क्योंकि अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। आपसे भी और धनंजय सर से भी कुछ बेड़ा पार करने वाली स्थिति कुछ कहीं बचती है? ये अब बेड़ा पार मुझे लगता नहीं कि इससे हो पाएगा। छोटी छोटी टिप्पणी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, कुछ बचा नहीं है सर। असल में ना एक गांव था, उस गांव में ना सारे लोग लठ लेके और एक बंदर को दौड़ा रहे थे। तो सामने से कोई मेरे जैसा औसत बुद्धि वाला आदमी आ गया, उसने पूछा भैया क्या हुआ? वो बंदर बोला भाई साहब ये मेरे को मार रहे हैं देखो सारे। बोला आपके साथ कौन है? बंदर को पूछा कौन है तेरे साथ? बोला मैं तो अकेला ही हूं। बोला अब मैं हूं तेरे साथ। तो कमजोर के साथ खड़े होने वाले हैं हरियाणा के लोग। कांग्रेस कमजोर थी, उसके साथ हरियाणा के लोग खड़े हो गए और अब कोई पॉलिटिक्स चले नहीं वहां पे, वहां कुछ नहीं चलेगा सर। कमजोर के साथ खड़े हो गए हैं, जिसके खिलाफ सब लोग थे। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि पूरे माहौल को किस तरीके से हरियाणा से शुरू होकर बदला। यहाँ के जो इलाके में जिस तरह टिकटे विकटे का खेल किया गया था, और वही अब इस बार भी हो रहा है। डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चल पाएगी, माहौल बदल गया है, लोगों को समझ आ गई है। भाई से भाई को लड़वा दिया, जिनके लोगों के साथ 7-10 पीढ़ी से रहते थे, उन अड़ोसी पड़ोसियों के बीच में जाति के नाम पे बैर करवा दिया। अब यहाँ पर ये चलने वाला है नहीं। बिल्कुल धनंजय सर, आपकी टिप्पणी प्लीज। वैसे आपने बहुत तफसील से बोला है पहले दौर में, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अच्छी टिप्पणी आप जो करते हैं, एक शानदार किस्म की टिप्पणी। रविंद्र भाई ने बोल दिया जी। अब हरियाणा में बोलने के लिए क्या बचा? हरियाणा में बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हरियाणा जो है वो हो चुका। और वो जो नूह बड़ा उदाहरण है, मैं एक लाइन बोल दूं कि नूह में जो दंगा हुआ था और जो वहां के किसान खड़े हुए थे मुसलमानों को लेकर के, आप उसके पहले किसान के आने से पहले याद कीजिए किस तरीके का दृश्य वहां चल रहा था। सड़क पे पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर गालियां दे रहे थे, नारे लगा रहे थे गंदे गंदे। लेकिन जब नूह के किसान खड़े हुए तो सारे नारे वाले भाग गए कहीं। उसी दिन हमें पता चल गया था कि बीजेपी का खेल हरियाणा में खत्म हो गया। फिर अब कश्मीर आप क्या तो नारायण राणे के सुपुत्र साहब जो करते हैं वो बहुत ठीक है, बीजेपी के लिए पर्याप्त है, ठीक चल रहा है। मतलब बेटा वही कर सकते हैं, नारायण राणे भी वही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और है नहीं ना। उनके पास कोई अपनी पार्टी है, वो बीजेपी में क्या हैसियत रखते हैं? बीजेपी के नेता कभी भी चाहे टिकट बोलेंगे अब टिकट आपको नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? नारायण राणे नई पार्टी बनाएंगे। वो शिंदे उनसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में, एकनाथ शिंदे के पास पार्टी है। खैर, बल्कि जो राज ठाकरे उनसे ज्यादा ताकतवर हैं आज भी एकनाथ शिंदे। लेकिन जो कश्मीर में एक और बात देखिए, 370 को लेकर के जो चल रहा है, जनसंघ 370 आज से लेकर चल रहा था, और जो 370 था और जो 370 है, मतलब अभी जो खत्म करने से पहले जो था उसमें क्या था? 370 केवल वो लिखा हुआ था 370, उसके अलावा कुछ था क्या आपने अंतर कर दिया? कश्मीर के लोगों को क्या फायदा हो गया? आप जाकर के लद्दाख के लोगों से पूछिए, सोनम वांगचुक आ रहे हैं दिल्ली, वो क्या कह रहे थे उस समय और अब क्या कह रहे हैं वो। फिर और एक बात गौर कीजिए, जो पीडीपी की बात कही अश्वनी जी ने, पीडीपी को भारी नुकसान हुआ है बीजेपी के साथ जाने की वजह से। महबूबा मुफ्ती इसलिए नहीं वहां चुनाव लड़ रही है कि उनको 370 लाएंगे तभी करेंगे। अरे आप जीतोगे नहीं, विधानसभा भी हार जाओगी, प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी आपकी। और अब जो कांग्रेस पार्टी है और जो एनसी है, उसको आप देश विरोधी करार देते रहो। सबको पता है, कश्मीर के लोगों को कम से कम पता है, गुजरात के लोगों को पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कश्मीर के लोगों को पता है कि नेहरू का और शेख अब्दुल्ला का कितना बड़ा योगदान था जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ आया उसके लिए।
वो किसी को पढ़ा, जो इतिहास नहीं पढ़ा उसको पढ़ाते रहिए बैठ करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जो पढ़ा हुआ है वो जानता है। और जब इसके खिलाफ आप बोलते हो कि पाकिस्तान की पेज जिस पेज पर है उसी पेज पर ये है, बोलते रहो, अब बोलने से कौन रोकेगा? आप तो कुछ भी बोल सकते हो। और मैं एक लास्ट लाइन बोल दूं कि जो यहाँ के तेलंगाना के एक विधायक ने जो कहा रवनीत बिट्टू के लिए, वो गलत है। कांग्रेस पार्टी को उसका खंडन करना चाहिए कि हम इसके साथ नहीं है। ये आवेश में उसने बोल दिया है, लेकिन हिंसा संवादों में भी नहीं चाहिए। संवाद कीजिए, नेताओं की भूमिका है संवाद। संवाद यानी तर्क, कुतर्क नहीं, गंदे नारे नहीं। आप वही कर रहे हैं, आप भी वही करोगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? फिर तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मोहब्बत की दुकान से ही उसका जवाब होना चाहिए। बिल्कुल सुजय, बहुत लास्ट आपकी छोटी सी जो हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है सारी की सारी, तो अब जो आपके उत्तर प्रदेश में भी है 10 सीटें, बहुत आखिरी उसी से समाप्त कर दूंगा छोटी सी आपकी टिप्पणी से कि योगी जी की जो है डुबोने पे तुले हैं, क्या है, क्या किस तरह बीजेपी वाले ढकेल ढकेल के टीआरपी कांग्रेस को दे रहे हैं, ये लोग ढकेल ढकेल के राहुल को दे रहे हैं। दो चीजें देखिए, पटना का एक वायरल हुआ है वीडियो, वो था विश्वकर्मा पूजा था कल परसों, तो एक बड़े स्कूल का प्रबंधक है, भगवान जाने क्या है, भौकर है, चपरासी है, बच्चों के साथ आरती कर रहा है, विश्वकर्मा बना दिया मोदी को। बाकायदा उसका जो चित्र है वो बाकायदा विश्वकर्मा बना दिया पूरा उसका। वो पटना का वो है, बड़ी जगह है। और उसके अलावा सुनिए तो पटना, चलिए भाई मान लेते हैं, हमारे लखनऊ की यूनिवर्सिटी, वहां पर बीसी खड़े हैं, आलोक राय, वहां पर महामहिम खड़ी हैं आनंदीबेन पटेल जी, इनका बर्थडे मन रहा है, बाकायदा धूमधाम से एक मेज पर लगा के फोटो चित्र लगा के माला सब वो करके, बताइए पहली बार राज्यपाल मतलब मोदी जी का बर्थडे मना रही है, बाकायदा धूमधाम से, वो जैसे लग रहा है कि जैसे नॉर्मल महिलाएं नहीं मनाती है ऐसे मना रही है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि जैसे 3 डायलॉग आए हैं, भूत बिट्टू का, एक और वो पंजाब वाले का जो कह रहा है कि ये कट डालेंगे, वो कट आतंकवादी हैं, या महाराष्ट्र वाला कह रहा है काट डालेंगे, जवान काट लेंगे, कि बोलने दो, सही बात है, इनको बोलने, जितना बोल पाए बोले, जितना बोल पाए बोले। इनको पता ही नहीं है कि बुलडोजर 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 करके 62 सीट से कितने पे आ गए, 80 जीत रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो कितने पे आ गए, कहाँ पर स्थिति खड़ी है, और अब 27 में लग रहा है काम खत्म है। तो चिल्ला लो बुलडोजर से नो सोचना। और ये लोग बड़े प्रसन्न है कि अरे जवान काट लेंगे, मत डालेंगे, दादी की जो सी हत्या हुई थी वैसे हो जाएगी। ये डायलॉग अब जनता पसंद नहीं कर रही है। और मैं इसको मैं इतने बड़े चैनल पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, 4 PM पर, संजीव जी आपके सामने कड़ी निंदा करता हूं। और मैं इनको मतलब शर्म भेजता हूं कि अगर इस टाइप के वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो मंत्री हैं, अगर वो लोग इस टाइप से बातें करेंगे और देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए, तो असली आतंकवादी और असली देशद्रोही ये लोग हैं, राहुल गांधी नहीं है। माफ कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वो जो कह के करके नुकसान कर रहे हैं। एक अच्छी शानदार चर्चा के लिए सुशील सर, रविंद्र सर, धनंजय जी और हमारे साथ अश्विनी जी और प्रदीप जी जुड़े थे, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आपने हमारे समय निकाला, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की चर्चा। अनुरोध हमारा वही होगा कि हमारे जो ये डिबेट है, इसमें आपको पसंद आई हो तो निश्चित तौर पर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।